बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री, बाब नंबर 5। आज के लेक्चर में हम गैसों की कुछ अहम खसूसियात को तफसीली पढ़ेंगे, जिसमें से 6 खसूसियात हमारी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई हैं। पहली 3 को हम ज़रा तफसील के साथ समझने की कोशिश करेंगे, डिफ्यूजन, एफ्यूजन और प्रेशर। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। गैसी हालत की कुछ अहम खसूसियात। पिछले लेक्चर में हमने मादे की तीनों हालतों की कुछ अहम खसूसियात का मुवाजना किया है कि किस तरह से ठोस, माया और गैस ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कुछ बातें हमने इस तरह के नकात के हवाले से की जो सबके अंदर हम देख रहे थे कि थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ पाई जाती हैं, और चंद एक चीज़ें बिल्कुल ऐसी भी हैं जो एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर तीनों हालतों के अंदर मुख्तलिफ पाई जाती हैं। मज़ीद कुछ अहम खसूसियात की बात करते हैं गैसों के हवाले से। तो यहाँ पे हम गैसों की कोई 6 अहम खसूसियात का तज़किरा करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे गैसों की डिफ्यूजन के हवाले से। ये एक अहम खसूसियत है गैसों की, डिफ्यूजन। इसी तरह से एक अहम खसूसियत है गैसों की एफ्यूजन। ये एफ्यूजन का अमल भी ज़ाहिर करती हैं जो गैसेस होती हैं मुख्तलिफ। इसके अलावा गैस जो होती हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर डालने का भी बायस बनते हैं। जिस बर्तन के अंदर इनको भरा जाता है गैसेस को, चूँकि गैस के मॉलिक्यूल्स की हरकत बेतरतीब रैंडम मोशन होती है, जिसकी वजह से ये गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं। जिस बर्तन के अंदर इनको भरा जाता है उसकी दीवारों के साथ टकराते हैं और उसकी दीवारों के ऊपर एक फ़ोर्स लगाते हैं। उस फोर्स को नाम क्या दिया जाता है? प्रेशर का नाम दिया जाता है। तो डिफ्यूजन, एफ्यूजन, प्रेशर। इसके साथ साथ हम प्रेशर के साथ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी बात करेंगे, और फिर हम गैसों की कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे कि गैसें जो होती हैं इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो खाली जगहात होती हैं, उनकी वजह से, खाली जगहात की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे फोर्स लगाकर एक दूसरे के करीब किया जा सकता है, उनको दबाया जा सकता है, जिसको कंप्रेसिबिलिटी का नाम दिया जाता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे मोबिलिटी के गैसों के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हर दफ़ा या हर वक्त किसी न किसी किस्म की मोशन को ज़ाहिर करते रहते हैं। तो ये उनका इस तरह से अपना रवैया ज़ाहिर करना, ये मोबिलिटी कहलाता है। इसको भी ज़रा तफसील के साथ समझेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे गैसों की डेंसिटी के हवाले से। गैसों की डेंसिटी, तो ये 6 के करीब अहम खसूसियात हैं। इसके अलावा और भी कुछ खसूसियात हैं जो गैसें ज़ाहिर करती हैं, लेकिन हम इन 6 खसूसियात को यहाँ पर तफसीली समझेंगे। तो मैं आगाज़ करता हूँ सबसे पहले डिफ्यूजन से। हम इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि पहली 3 खसूसियात को बड़ी तफसील के साथ समझें। डिफ्यूजन क्या है, एफ्यूजन क्या है और प्रेशर क्या है। मज़ीद इससे आगे फिर अगले लेक्चर में देखेंगे। पहले हम डिफ्यूजन, एफ्यूजन और प्रेशर के हवाले से बात करते हैं। पहली खसूसियत मैं लिख रहा हूँ, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूज़ कर जाना। डिफ्यूज़ से मुराद है नफूस कर जाना, एक का दूसरे के अंदर हल हो जाना, मिल जाना। इसको डिफ्यूजन का नाम दिया जाता है। गैस के मॉलिक्यूल्स हम जानते हैं बेतरतीब हरकत करते हैं, और बेतरतीब हरकत यानी कि बेतरतीबी हरकत रैंडम मोशन करते हुए आपस में मिलकर होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। इस अमल को डिफ्यूजन का नाम दिया जाता है। ऐसा अमल, तो मैं इसकी तारीफ लिखता हूँ कि डिफ्यूजन कैसा अमल है? एक ऐसा अमल जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स बेतरतीबी हरकत यानी रैंडम मोशन, बेतरतीबी हरकत को रैंडम मोशन भी बोला जाता है।
तो एक ऐसा अमल जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स बेतरतीबी हरकत रैंडम मोशन करते हुए आपस में मिलकर होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, डिफ्यूजन कहलाता है। इस अमल को क्या नाम दिया जाता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन नफूस कर जाना, एक चीज़ के मॉलिक्यूल्स का दूसरी चीज़ के मॉलिक्यूल्स के अंदर हल हो जाना, मिक्स हो जाना, इस अमल को डिफ्यूजन का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर इस तारीफ के अंदर एक आधी बात समझने वाली है। मैंने कहा कि किस तरह का मिक्सचर बनता है? होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। मतलब ये कि जब दो गैसेस एक दूसरे के अंदर मिलती हैं, डिफ्यूज होती हैं, तो जिस बर्तन के अंदर ये डिफ्यूजन का अमल हो रहा है, जिस जगह पे ये डिफ्यूजन का अमल हो रहा है, उस पूरी जगह में दोनों गैसेस के पाए जाने की जो मिकदार है, जो फीसद तनासुब है, वो हर एक जगह पे क्या रहता है? एक जैसा रहता है। होमोजीनियस मिक्सचर से मुराद है कि जो कंपोजिशन होगी, जो तरकीब होगी मुख्तलिफ गैसेस के मॉलिक्यूल्स की मिलने के बाद, वो जिस जगह पे मिले हैं उस जगह के मुख्तलिफ हिस्सों पर एक जैसी रहेगी। मिसाल के तौर पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ, इस होमोजीनियस मिक्सचर बनाने से मुराद ये है कि आप फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास ये एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर आपने ये एक दरमियान के अंदर दीवार मौजूद है, मतलब एक ऐसी सतह लगाई हुई है दरमियान में जो इस बर्तन को दो अलहदा हिस्सों के अंदर तकसीम कर रही है। ये ऊपर से मैं कहता हूँ कि ये बंद है। एक हिस्से में मैंने किसी एक गैस के मॉलिक्यूल्स को भर दिया, दूसरे हिस्से में गैस के किसी दूसरी गैस के मॉलिक्यूल्स को भर दिया। मैं कहता हूँ यहाँ पे ए गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे बी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। आप क्या करें, आप दरमियान में जो आपने रुकावट लगाई हुई है जिसकी वजह से ए और बी एक दूसरे के अंदर मिल नहीं पा रहे, आप उस रुकावट को दरमियान से ख़त्म कर दें। जब आप रुकावट को दरमियान से ख़त्म करेंगे तो आप इस चीज़ का मुशाहिदा करेंगे कि रुकावट ख़त्म करने के बाद सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अंदर हल हो जाएंगे। मतलब ए मॉलिक्यूल भी और ये बी जैसे मॉलिक्यूल, ये सारे एक दूसरे के अंदर हल हो जाएंगे। इस अमल को मैं क्या नाम देता हूँ? डिफ्यूजन का नाम देता हूँ। दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक रंग से मैंने बी तरह के मॉलिक्यूल को ज़ाहिर किया है और ये दूसरे रंग से मैंने ए तरह के मॉलिक्यूल को ज़ाहिर किया है। अब होमोजीनियस से क्या मुराद था? होमोजीनियस का मतलब ये था कि अगर मैं इस पूरे बर्तन के इस हिस्से में देखूं, इतने हिस्से में, मैं कहता हूँ ये एक यूनिट एरिया है, एक अकाई एरिया है, अकाई रकबा है, इतना हिस्सा अकाई रकबा है, यूनिट एरिया। मैं अगर इस हिस्से के अंदर देखूं और अगर मैं गौर करूं तो अगर तीन मॉलिक्यूल ए टाइप गैस के हैं, ए किस्म की गैस के हैं, तो तीन ही मॉलिक्यूल मुझे बी किस्म की गैस के नज़र आएंगे। अच्छा, इतना ही हिस्सा, इतना ही रकबा अगर मैं इसी बर्तन में किसी और जगह पर ले लूं, यहाँ पे करके मैं इतने ही रकबे का अगर मुशाहिदा करूं और इसको मैं अगर पढ़ूं तो मैं देखूंगा कि यहाँ भी इतने हिस्से में, अगर ये अकाई रकबा था और ये भी मैंने अकाई रकबा ही लिया है, ये एक मुरब्बा मीटर था, ये भी एक मुरब्बा मीटर ही है। अगर इसके एक मुरब्बा इस हिस्से में, इस एक मुरब्बा मीटर के अंदर अगर तीन ए के मॉलिक्यूल थे और तीन ही बी के मॉलिक्यूल थे, तो इस मुरब्बा मीटर के अंदर भी तीन ए के मॉलिक्यूल होंगे, तीन बी के मॉलिक्यूल होंगे। आप इसी बर्तन के अंदर कोई और जगह ले लें जहाँ पे आप मुरब्बा मीटर जितना रकबा मुख्तस कर लें और इसके अंदर भी जब आप चेक करेंगे, देखेंगे तो तीन ए के मॉलिक्यूल और तीन ही बी के मैंने मिसाल के तौर पर आपको ये फ़र्ज़ी नंबर बताए हैं, तीन ए के लिए तीन, बी के लिए तीन, खैर ये कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन आप ये मुशाहिदा करेंगे कि अगर आप अकाई रकबे की बात कर रहे हैं तो पूरे बर्तन के अंदर जिस मर्ज़ी हिस्से से उस अकाई रकबे को आप सिलेक्ट कर लेते हैं, मुख्तस कर लेते हैं, उस हिस्से के अंदर जो है तरकीब क्या रहेगी? एक जैसी रहेगी। अगर यहाँ पर एक जैसी है तो जितनी यहाँ पर थी उतनी इधर होगी, उतनी ही इधर होगी।
तो इसका मतलब जब गैस के मॉलिक्यूल, मुख्तलिफ गैस के मॉलिक्यूल बेतरतीब हरकत करते हुए आपस में मिल जाते हैं, हल हो जाते हैं, तो उनके मिलने से हमारे पास ये जो मिक्सचर बनता है, ये किस तरह का मिक्सचर बनता है? होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। और गैस के आपस में मिलने से इस तरह का होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के अमल को क्या नाम दिया जाता है? डिफ्यूजन का नाम दिया जाता है। आगे बात करते हैं इन्हिसार कि डिफ्यूजन का इन्हिसार किस चीज़ के ऊपर है। तो डिफ्यूजन का इन्हिसार डिफ्यूजन का इन्हिसार गैस मॉलिक्यूल्स के वजन पर होता है। अब गैस मॉलिक्यूल के वजन से क्या मुराद है यहाँ पे? कि जितनी गैस भारी होगी डिफ्यूजन का अमल उतना ही सुस्त होगा, जितनी गैस हल्की होगी डिफ्यूजन का अमल उतना ही तेज़ होगा, ज़्यादा होगा। तो डिफ्यूजन का इंहिसार किस चीज़ के ऊपर है? गैस मॉलिक्यूल के वज़न के ऊपर। तो मैं लिख सकता हूँ कि डिफ्यूजन की रफ्तार और गैसी वज़न, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स का वज़न, इन दोनों के दरमियान अगर मैं ताल्लुक़ की बात करूं तो किस तरह का ताल्लुक़ है? मैं देखूंगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। अगर किसी गैस का वज़न ज़्यादा होगा तो उसमें डिफ्यूजन का अमल उतना सुस्ती के साथ होगा, और अगर किसी गैस का वज़न कम होगा, कोई हल्की गैस होगी, तो उसमें डिफ्यूजन का अमल उतनी ही तेज़ी के साथ होगा। मिसाल से मैं इस बात को वाज़ह करता चलूँ कि हाइड्रोजन गैस में डिफ्यूजन का अमल ऑक्सीजन गैस की निस्बत 4 गुना ज़्यादा होता है। उनके वज़न को अगर आप उनका मुवाज़ना करें तो आप ये बता सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस में डिफ्यूजन का अमल ऑक्सीजन गैस की निस्बत 4 गुना ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर एक और अहम खसूसियत है गैसेस की, और वो है एफ्यूजन। जैसे गैसेस डिफ्यूजन का अमल ज़ाहिर करती हैं, इसी तरह से ये एफ्यूजन का अमल भी ज़ाहिर करती हैं। एफ्यूजन कहते हैं किसी छोटे से सुराख की मदद से गैस के मॉलिक्यूल का ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ हरकत करना, ये अमल एफ्यूजन कहलाता है। तो पहले इसकी तारीफ लिखते हैं, तारीफ, फिर इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसा अमल जिसके दौरान गैस के मॉलिक्यूल्स कम प्रेशर वाली जगह की तरफ ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से हरकत करते हुए आते हैं, एफ्यूजन कहलाता है।
एफ्यूजन क्या है? एक ऐसा अमल है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से हरकत करते हुए कम प्रेशर वाली जगह की तरफ क्या करेंगे, चले जाएंगे। इसको इस मिसाल की मदद से समझा जा सकता है कि जैसे एक टायर है जिसके अंदर हवा भरी हुई है। जब उस टायर के अंदर पंचर हो जाता है, एक छोटा सा सुराख हो जाता है, तो अंदर जितनी भी गैस भरी हुई थी टायर के ट्यूब के अंदर, वो सारी की सारी गैस उस ट्यूब के अंदर होने वाले छोटे से सुराख की मदद से बाहर आ जाती है। अब बाहर तो गैस, वही गैस बाहर उतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं थी जितनी ट्यूब के अंदर थी। तो जहाँ मिकदार ज़्यादा वहाँ गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर ज़्यादा। इसका मतलब कि गैस के मॉलिक्यूल का ट्यूब के अंदर प्रेशर क्या था, ज़्यादा। ट्यूब से बाहर प्रेशर उनका क्या है, कम। तो जैसे ही उनको वो छोटे से सुराख जैसी जगह मिली, तो ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से वो फ़ौरन एक लाइन के अंदर हरकत करेंगे और उस सुराख के ज़रिए ज़्यादा से कम की तरफ हरकत करते हुए निकल जाएंगे। उनकी इस तरह की हरकत को हम क्या नाम देते हैं, एफ्यूजन का नाम देते हैं। अगर मैं बात करूं कि एफ्यूजन का इन्हिसार किस चीज़ पर है, तो एफ्यूजन का इन्हिसार भी गैस मॉलिक्यूल के वज़न के ऊपर होता है। एफ्यूजन का इन्हिसार गैस मॉलिक्यूल्स के वज़न पर होता है। अब अगर हम गैस मॉलिक्यूल के वज़न के लिहाज से बात करें, तो जौन सी गैस हल्की होगी वही ताल्लुक है जो आपने डिफ्यूजन के अंदर पढ़ा कि हल्की गैसेस के अंदर एफ्यूजन का अमल ज़्यादा तेज़ी के साथ होता है, जबकि भारी गैसेस के अंदर एफ्यूजन का अमल ज़रा सुस्ती के साथ होता है। मिसाल के तौर पर अभी मैंने आपको एफ्यूजन की एक मिसाल दी है कि पंचर टायर में से गैस के मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ हरकत करना एफ्यूजन है। तो टायर के पंचर की हमने मिसाल पढ़ी, तो ये अमल किसको जाहिर करता है, एफ्यूजन को जाहिर करता है। अच्छा, एक बात यहाँ पे और, क्या गैस के मॉलिक्यूल को पता होता है कि उसने जो है वो कहाँ पर हरकत करनी है? नहीं पता उसको। असल में गैस के मॉलिक्यूल तो रैंडम मोशन कर रहे हैं, बेतरतीब हरकत कर रहे हैं। अब असल में ट्यूब के अंदर क्या हो गया, सुराख। अब गैस के मॉलिक्यूल को तो नहीं पता था कि उस सुराख तक जाना है या नहीं जाना। वो असल में अपनी वही रैंडम मोशन कर रहे थे। रैंडम मोशन करते करते ट्यूब की दीवारों के साथ टकरा रहे थे। टकराते 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 जब वो बिल्कुल गैस के मॉलिक्यूल सुराख के सामने आ गए, तो उन्होंने तो टकराना था। जैसे ही टकराने की कोशिश की, वहां पर तो ट्यूब की दीवार ही नहीं थी, क्योंकि वहां पर क्या हो चुका था, सुराख पंचर हो चुका था। अब सामने उनको कोई चीज़ नहीं मिली, लिहाजा वो टकराने की बजाय वहां से ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर निकल गए। तो असल में गैस के मॉलिक्यूल के पास ये इल्म नहीं होता कि हमने बाहर निकलना है या अंदर रहना है। वो तो सिर्फ अब नॉर्मल हालात में अपना एक टकराव का अमल जाहिर कर रहे हैं। अमल जाहिर करते करते उनको जब सामने सतह नहीं मिलती जिनके साथ वो टकराना चाह रहे होते हैं, तो वो बगैर टकराए फिर उनमें से बाहर निकल जाते हैं, और हम इस अमल को क्या कहते हैं, एफ्यूजन। और गैस का ये जो एफ्यूजन का अमल है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स की एक लाइन के अंदर होने वाली हरकत की वजह से है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं। तीसरे नंबर पर है प्रेशर। सबसे पहले तो प्रेशर की तारीफ़ करते हैं, फिर इसके यूनिट और इसका फार्मूला समझते हैं, और फिर ये भी देखते हैं कि हम मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर गैसों के प्रेशर को मालूम करने के लिए किस किस तरह के आलात का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रेशर की हम तारीफ़ कुछ यूँ भी कर सकते हैं कि फ़ी मुरब्बा मीटर पर
लगाई जाने वाली फोर्स प्रेशर कहलाती है। फी मुरब्बा मीटर पर लगाई जाने वाली फोर्स, इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर का नाम दिया जाता है। फी मुरब्बा मीटर मतलब कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास दो सिमतें हैं, मैं कहता हूं एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। मैं कहता हूँ एक लंबाई एक्स एक्सिस के ऊपर 1 मीटर है और वही लंबाई वाई एक्सिस के ऊपर भी 1 मीटर है। तो उस एक्स एक्सिस पर 1 मीटर, वाई एक्सिस पर 1 मीटर, दोनों को मिलाने से जो मेरे पास एक मुरब्बा आएगा, उस मुरब्बा का मैं नाम क्या दूंगा? फी मुरब्बा मीटर नाम दूंगा, और वो मेरे पास एरिया कहलाएगा। और उतने एरिया में, उतने हिस्से में, अगर मैं मीटर के लिहाज से बात कर रहा हूँ, उतने हिस्से पर लगने वाली फोर्स जो होगी, उस फोर्स को क्या नाम दिया जाता है? प्रेशर का नाम दिया जाता है। प्रेशर को मैं कुछ इस तरह से भी इसकी तारीफ लिख सकता हूँ, एक और तरह से भी इसकी तारीफ की जा सकती है प्रेशर की। प्रेशर से मुराद वो फोर्स है जो एक गैस किसी इकाई एरिया पर, इकाई एरिया को यूनिट एरिया के नाम से भी जाना जाता है, इसको मैं लिखता हूँ इकाई एरिया यानी कि यूनिट एरिया, और इसको जाहिर करते हैं ए से। तो प्रेशर से मुराद वो फोर्स है जो एक गैस किसी इकाई एरिया ए पर लगाती है, वो फोर्स क्या कहलाती है? प्रेशर कहलाती है। अगर मैं इस तारीफ के मुताबिक प्रेशर का फॉर्मूला लिखना चाहता हूं, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा प्रेशर का, कि प्रेशर किसके बराबर है? फोर्स जो किसके ऊपर लगती है? इकाई एरिया के ऊपर, जिसको यूनिट एरिया का नाम दिया जाता है। मतलब P बराबर है F तकसीम A के। मतलब वो फोर्स जो किसके ऊपर लग रही है? इकाई एरिया के ऊपर लग रही है, वो क्या कहलाएगी? प्रेशर कहलाएगी। मैं ये भी कह सकता हूँ कि फी मुरब्बा मीटर पर लगने वाली फोर्स को हम क्या कहेंगे? प्रेशर का नाम देंगे। यहाँ पर ये आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। वो 3 चीज़ें कुछ इस तरह से है कि पी से मुराद यहाँ पे क्या है? पी किसको जाहिर कर रहा है? प्रेशर को। अगर मैं एफ़ की बात करूँ तो ये किसको जाहिर कर रहा है? फोर्स को। अगर मैं एरिया ए की बात करूँ तो ये किसको जाहिर कर रहा है? एरिया को। प्रेशर, अगर मैं प्रेशर का यूनिट मालूम करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे इस फार्मूले को ज़रा गौर से देखना पड़ेगा। इसमें एफ क्या है? फोर्स, और फोर्स का यूनिट है न्यूटन, जबकि ए क्या है? एरिया, एरिया का यूनिट है मुरब्बा मीटर। तो मेरे पास प्रेशर का यूनिट क्या बन जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूँ न्यूटन फी मुरब्बा मीटर। न्यूटन फी, ये प्रेशर का एक यूनिट भी है, इसको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो न्यूटन फी मुरब्बा मीटर है, ये पास्कल के भी बराबर है। तो खैर ये यूनिट के अंदर मैं अलहदा से आपको बताऊंगा। कि प्रेशर का SI यूनिट, SI से मुराद सिस्टम इंटरनेशनल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मुख्तलिफ यूनिट्स या इस तरह के साइंस के मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात के नतीजे में हासिल होने वाले ये फार्मूले जो हैं, उनकी मदद से इनके यूनिट बनाती है, ताकि इनको मज़ीद हल करना आसान हो जाए हमारे लिए। तो खैर उस सिस्टम के मुताबिक प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या है? न्यूटन
फी मुरब्बा मीटर, ये प्रेशर का यूनिट है। और ये 1 पास्कल के बराबर है। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि प्रेशर इसका यूनिट है न्यूटन फी मुरब्बा मीटर, और ये बराबर है किसके, 1 पास्कल के। तो 1 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर 1 पास्कल के भी बराबर होता है। तो ये आपने दोनों चीज़ें याद भी रखनी है। ये कसीरुल इंतखाबी सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है कि प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है, वो 1 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर है। ये भी याद रखें कि पास्कल के अंदर भी जाहिर करते हैं। ये आ जाता है कि 1 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर किसके बराबर है, कितने पास्कल के बराबर है। नीचे चार वैल्यूज़ दी गई होंगी, आपने जो दुरुस्त होगी उसको टिक करना होगा। तो आप याद रखें 1 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर 1 पास्कल के बराबर होता है। ये था प्रेशर। मैं अगर देखूं कि कैसे हम प्रेशर को मालूम करते हैं। प्रेशर को मालूम करने का क्या तरीकाकार है। गैसों के प्रेशर को मालूम करने के लिए हम किसी न किसी आले का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम आले की बात करते हैं तो ये इस बात का इनसार इस चीज़ के ऊपर है कि हम जो प्रेशर मालूम करना चाह रहे हैं वो कहाँ पर रहते हुए करना चाह रहे हैं। तो अगर तो हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर मालूम करना चाहते हैं, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर मालूम करने के लिए हम एक आला इस्तेमाल करते हैं। उस आले को नाम दिया जाता है बैरोमीटर का, बैरोमीटर। इसी तरह से अगर हम प्रेशर मालूम करना चाहते हैं, लेबॉर्ट्री के अंदर किसी गैस के ऊपर हम तजर्बा कर रहे हैं और उसका प्रेशर मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम आला इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है, मानोमीटर। तो कहाँ पे प्रेशर मालूम करना है, उसकी बुनियाद के ऊपर हम किसी न किसी आले को लेकर प्रेशर मालूम करते हैं। तो बैरोमीटर खूंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मालूम करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि लेबॉर्ट्री में गैस के प्रेशर को मालूम करने के लिए मानोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हमने आम प्रेशर की बात की है। अब एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या जिसको हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। अब ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या मुराद है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, असल में स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मुराद समुंदर की सतह के ऊपर लगने वाला हवा का प्रेशर है। समुंदर की सतह के ऊपर लगने वाला हवा का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। हम इसकी तारीफ कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि वो प्रेशर जो सतह समुंदर पर मरकरी के कालम को मरकरी के 760 मिलीमीटर कालम को, बुलंद कालम को सपोर्ट करता है, वो प्रेशर क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। मैं पहले इसकी तारीफ लिख लेता हूँ, फिर इसको ज़रा तफसील से समझ भी लेते हैं कि ये है क्या। तो हम कह सकते हैं सतह समंदर पर लगने वाला
हवा का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। मैं इसको कुछ इस तरह से भी इसकी तारीफ लिख सकता हूं कि वो प्रेशर जो मरकरी के 760 मिलीमीटर बुलंद कॉलम से पड़े एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। वो प्रेशर जो मरकरी के 760 मिलीमीटर बुलंद कॉलम से पड़े, उस प्रेशर को भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम दिया जाता है। या ये भी कहा जा सकता है कि वो प्रेशर जो सतह समुंदर पर मरकरी के 760 मिलीमीटर बुलंद कॉलम को सपोर्ट करता है, वो प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो यूनिट है, इसको समझाने से पहले मैं यूनिट इसका बताता चलूँ। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूनिट को हम ATM से जाहिर करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट ATM है। ATM से मुराद एटमॉस्फेरिक, और हम जाहिर करेंगे यहाँ पे कि एक ATM बराबर होता है 760 मिलीमीटर किसके, मरकरी, जिसका सिंबल क्या है, Hg। मतलब कि एक एटमॉस्फेयर से मुराद के समुंदर की सतह पर मरकरी के कॉलम को इस बुलंदी तक सपोर्ट करने वाला जो प्रेशर है वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। इसको मैं टॉर भी कह सकता हूँ। तो 760 मिलीमीटर मरकरी से मुराद 760 टॉर भी है। टॉर भी प्रेशर का ही यूनिट है। तो 760 एक ATM मतलब 760 मिलीमीटर मतलब 760 टॉर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फिर 1 मिलीमीटर Hg ये किसके बराबर होगा, 1 टॉर के बराबर होगा। चूँकि ये 1 मिलीमीटर Hg 1 टॉर के बराबर है, इसी वजह से तो 760 मिलीमीटर 760 टॉर के बराबर है, और ये सारा किसके बराबर है, ATM के बराबर है। इसी तरह से मैं इसको न्यूटन फी मुरब्बा मीटर में भी जाहिर कर सकता हूँ, और उसके मुताबिक जो एक ATM है वो बराबर होता है 1.01325 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर। और मैंने ये भी बता चुका हूँ प्रेशर के यूनिट के अंदर कि चूँकि 1 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर 1 पास्कल के बराबर है, तो लिहाजा इतने न्यूटन फी मुरब्बा मीटर इतने ही पास्कल के बराबर होंगे। तो ये भी लिखा जा सकता है कि ये सारा बराबर होगा 1.01325 पास्कल। तो ये मुख्तलिफ यूनिट हैं जो हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपने सारे याद रखने हैं। MCQ के लिए इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। अब बातें तो आपने सारी जो लिखनी है अगर पेपर में आ जाएं तो वो तो आपको पता चल गई। अब ज़रा मैं इस तारीफ की बुनियादी समझ आपको दे देता हूँ कि असल में ये बताना क्या चाह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सादा से अल्फाज तो ये था जो हमने शुरू में लिख दिए कि सतह समुंदर पर एटमॉस्फेयर का लगने वाला प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन ये जो हमने बात लिखी है जो मरकरी के 760 मिलीमीटर बुलंद कॉलम से पड़े एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा, या इतने बुलंद कॉलम को बुनियाद देता है, सपोर्ट देता है, वो एटमॉस्फेरिक, इससे क्या मुराद थी, इस बात को समझ लेते हैं। आप फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ये एक बीकर है। इस बीकर के अंदर मैंने ये मरकरी भरा हुआ है। ये क्या भरा हुआ है, मरकरी।
यानी मरकरी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक ट्यूब लेता हूँ जिसके ऊपर नंबर्स लिखे हों, उसको ग्रेजुएटेड ट्यूब बोला जाता है, मतलब दर्जा बंदी वाली ट्यूब जिसके ऊपर वैल्यूज़ लिखी हों। आप आसानी से मालूम कर सकते हो कि कितना डिस्टेंस उसके ऊपर मौजूद है, कितनी चीज़ को वो मैयर करने के लिए इस्तेमाल कितनी चीज़ की पैमाइश करने के लिए हम उस ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर दर्जा बंदी हुई हो, उसको ग्रेजुएटेड ट्यूब कहते हैं, जिसके ऊपर दर्जा बंदी हुई हो नंबर के लिहाज से कि कितने कितने फासले के लिहाज से बनी हुई है। तो ये एक ट्यूब है, वो मैं उस ट्यूब को उल्टा करके इस मरकरी के अंदर रख देता हूँ। ये मैंने उस ट्यूब को जिसके ऊपर दर्जा बंदी हुई है, ये दर्जा बंदी हुई है, और ये जो मुकम्मल दर्जा बंदी है मैं कहता हूँ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, ये 760 मिलीमीटर है। ये फासला ट्यूब का यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 760 मिलीमीटर है। मैंने क्या किया, मरकरी लिया बीकर के अंदर, और मरकरी के अंदर इस दर्जा बंदी वाली ट्यूब को मैंने डुबो दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस पूरे सिस्टम को जो मैंने इधर बना दिया है, मतलब एक बीकर लिया, उसमें मरकरी भरा, मरकरी के अंदर ट्यूब डाल दी, इस पूरे बीकर को मैं उठा कर रख देता हूँ कहाँ पर, सतह समंदर पर। ये सतह समुंदर है, ये सी लेवल सतह समुंदर है, समुंदर की सतह। अब मैं जानता हूँ कि एटमॉस्फेयर हर जगह पे मौजूद है, तो वो समुंदर की सतह के ऊपर भी मौजूद होगा। तो मैंने समुंदर की सतह के बराबर बिल्कुल इस पूरे सिस्टम को सेट करके रख दिया है। जब मैं देखूंगा तो जो भी एटमॉस्फेयर जितनी भी समुंदर की सतह के पास मौजूद है, वो हवा जितनी भी मौजूद है, वो हवा क्या कर रही है, वो इस मरकरी के ऊपर क्या लगा रही होगी, प्रेशर लगा रही होगी। जब वो हवा इस मरकरी के ऊपर प्रेशर लगा रही होगी, तो मरकरी के ऊपर प्रेशर लगने की वजह से इस ट्यूब के अंदर मरकरी ऊपर की जानिब चढ़ना शुरू हो जाएगा इस तरह से, और चढ़ते 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 जिस बुलंदी तक पहुंचेगा, जब मैं उस बुलंदी को इस दर्जा बंदी वाली ट्यूब से उसकी रीडिंग को नोट करूंगा, उसकी वैल्यू को नोट करूंगा, तो वो वैल्यू कितनी निकलेगी, 760 मिलीमीटर। मतलब तो मैं कह सकता हूं कि समुंदर की सतह के ऊपर जो हवा चल रही है, जो एटमॉस्फेयर मौजूद है, वो जब प्रेशर लगाती है मरकरी के ऊपर, तो मरकरी की सतह में कितना चढ़ाव आता है, मरकरी के कॉलम में कितनी बुलंदी आती है, 760 मिलीमीटर की बुलंदी आती है। किसकी वजह से, समुंदर की सतह पर चलने वाली एटमॉस्फेयर या हवा के प्रेशर की वजह से। इस वजह से मैं उस प्रेशर को क्या नाम देता हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम देता हूँ। और उसकी तारीफ लिखते हुए मैं उसमें क्या लिखता हूँ कि जो 760 मिलीमीटर मरकरी के बुलंद कॉलम से पड़े, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। तो इस पूरी तारीफ को समझने के लिए आप इस मिसाल से इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अजीज़ तलबा तालबात, आज के लेक्चर में आपने कुछ अहम खसूसियात पढ़ी गैसेस के हवाले से, जिसमें आपने डिफ्यूजन का नज़रिया समझा, एफ्यूजन के बारे में पढ़ा, और साथ ही आपने प्रेशर और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर एक बुनियादी फ़र्क को समझा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। अस्सलाम वालेकुम।